डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। इससे पहले हमने आपको सिखाया है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है। हमने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का जो फार्मूला होता है, कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, कोई भी बिंदु आवेश हो प्लस क्यू आवेश अगर रखा हुआ है तो इसके कारण इसके आसपास जो विभव उत्पन्न होगा उसका फार्मूला बनता है v = 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, अब हमने जब पहले चैप्टर में आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 1/4πε0 जो होता है ये एक नियतांक k के बराबर होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4πε0 की जगह पर अगर हम k लिख लें तो v = हमें फार्मूला मिल जाएगा kq/r। ये होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का फार्मूला v = kq/r। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का उपयोग करके जो है इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप चाहो तो नोट कर लो v = kq/r। ओके, करते हैं। अब समझो बात को। वास्तव में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है आवेशों के निकाय। तो आवेशों का निकाय क्या होता है? अगर कहीं पर ढेर सारे आवेश उपस्थित हों तो उनसे आवेशों का एक निकाय बन जाता है, सिस्टम। निकाय का मतलब ये है कि आवेश एक दो नहीं है, कई सारे आवेश उपस्थित हैं तो उनसे एक निकाय बन गया। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है P, ये कोई बिंदु है P। इस बिंदु P के आसपास आवेशों का एक निकाय है। तो मान लेते हैं इससे जो है, अगर हम कहें कि इस P बिंदु से R1 दूरी पर कोई आवेश है Q1, और उसके बाद इस बिंदु P से मान लेते हैं R2 दूरी पर कोई आवेश है Q2, ऐसे इस बिंदु से R3 दूरी पर कोई आवेश है Q3। ठीक है, और इस प्रकार Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ढेर सारे आवेश उपस्थित हैं। तो मान लेते हैं इससे जो है Rn दूरी पर कोई आवेश है Qn, यानी कि इस बिंदु P के चारों तरफ आवेशों का एक निकाय है। आवेशों का एक निकाय मतलब कई सारे आवेश उपस्थित हैं। तो आवेश अपनी उपस्थिति के कारण ये आवेश Q1 है तो ये भी बिंदु P पर विभव को उत्पन्न कर देगा। ऐसे Q2 आवेश भी बिंदु P पर विभव को उत्पन्न करेगा, Q3 भी विभव को उत्पन्न करेगा, Qn भी विभव को उत्पन्न करेगा। तो इन सभी आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना हमको करनी है। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो अगर इस टारगेट को हम एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना बिंदु P के चारों तरफ आवेशों का एक निकाय है, जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। ये हमारा होता है टारगेट। ठीक है, हमने इतनी बात कर ली।
अब समझो बात को। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव को निकाल लेते हैं। हम कहें Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो विभव है उसको मान लेते हैं V1 है। तो फार्मूला भी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको फार्मूला बताया, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला भी बराबर KQ अपान में R, यह आपका जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो अब कहेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने क्या मान लिया V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K तो बदलेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, K और Q मतलब आवेश, तो कौन सा आवेश लेंगे, Q1 लेंगे। तो अगर एक लाइन हम लिखना चाहें तो लिख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, तो लिख देते हैं यहाँ पर, लिखते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो उसको हम Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव को मान लेते हैं V1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 अपान में R1, ठीक है। क्यों, क्योंकि K Q अपान में R होता है, तो Q मतलब आवेश Q1 ले लिया और R मतलब जिस बिंदु के कारण जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव की गणना करनी है उनके बीच की दूरी, तो Q1 और P के बीच की दूरी कितनी है, R1 है, तो K Q1 अपान में R1 कर दिया हमने। ऐसे आगे अगर हम करें तो कहेंगे अब Q2 के कारण निकाल लेते हैं, फिर Q3, फिर ऐसे Q1 का निकाल लेंगे। तो निकालते हैं Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव को मान लेते हैं V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q2 अपान में R2, K Q2 अपान में R2। ऐसे करते हैं Q3 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव को मान लेते हैं V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q3 अपान में R3। और वैसे आपको ये समझना है कि बिंदु P के चारों तरफ केवल ऐसा नहीं कि 3 ही आवेश हैं, मतलब ढेर सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे Qn तक हैं, ठीक है। तो लास्ट में Q1 माना हमने, तो Q1 के कारण लिख लेते हैं, तो लिखेंगे Qn आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो इसको मान लेते हैं Vn इक्वल टू कितना जाएगा, K Qn आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, यानी कि हम मान लेंगे K Qn अपान में Rn हो जाएगा, Qn अपान में Rn हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। परिणामी विभव कैसे निकलेगा, सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं अगला स्टेप, हम कहेंगे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव। अगर हम परिणामी विभव की बात करेंगे तो उसको V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn। सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें परिणामी विभव मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V1 का मान कितना हमने निकाला है, V1 का मान है K Q1 अपान में R1, तो हो जाएगा K Q1 अपान में R1 प्लस V2 का मान कितना है, K Q2 अपान में R2 प्लस V3 का मान कितना है, K Q3 अपान में R3
प्लस डॉट डॉट करके इसको प्लस बड़ा सा बना देते हैं, प्लस ये डॉट डॉट हो गया, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर लिख लेंगे वी एन का मान, V3 का मान हमने लिख लिया, और वी एन का मान कितना है, ये लिखा हुआ है, इसको नीचे ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्लस लगा दी डॉट 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 प्लस वी एन का मान लिखो, वी एन का मान कितना है, के क्यू एल अपान में आर एन। ठीक है, सभी को हमने ऐड कर दिया, ये परिणामी विभव मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो के सब में कॉमन है, तो के को आप बाहर भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, इधर का स्टेप मिटा देते हैं। ठीक है, ये बताइए अब आगे कंटिन्यू जो है, इसके बाद कंटिन्यू इधर आगे कर देते हैं। तो आगे इसके बाद अगर हम कहें तो v इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, के देखो यार सब में के है, तो के को हम कॉमन कर लेंगे, तो के कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा Q1 अपान में R1 प्लस Q2 अपान में R2 प्लस Q3 अपान में R3 प्लस डॉट डॉट प्लस लगा दी Qn अपान में Rn। ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, इतना हो गया। के का वैल्यू मैंने आपको बताया था, के का वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ से हम के का वैल्यू भी ले सकते हैं, और आप ध्यान से देखो ये वास्तव में क्या है, ये Q1 अपान में R1, Q2 अपान में R2, Q3 अपान में R3 प्लस प्लस Qn अपान में Rn, यानी कि समेशन है, सबको प्लस किया गया, सभी का योग किया गया है। तो योग को सिग्मा से भी प्रदर्शित करते हैं, आप चाहो तो आप जो है यहाँ तक ये पूरा आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इतना भी कर दोगे बोर्ड एग्जाम में तो पूरा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और एक स्टेप और आगे आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, v इक्वल टू के का वैल्यू होता है 1/4πε0, और साथ में ये योग है, तो योग को हम दिखा देते हैं सिग्मा से, सिग्मा मतलब होता है योग, जोड़ना, समेशन। और यहाँ पर जो वैल्यू चल रहे हैं वो वास्तव में हम i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक कह सकते हैं। देखो क्योंकि लास्ट में 1 2 3 4 ऐसे करके n तक गया है, यानी n तक हमें सबको योग करना है, तो इसको लिख सकते हैं Qi अपान में Ri। का वैल्यू क्या होगा, पहले 1 होगा तो 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, फिर Q1 अपान में R1 मिल जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे, Q2 अपान में R2 मिल जाएगा, फिर Q3 अपान में R3, ऐसे हम रखते जाएंगे 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। कहाँ तक जाना हमें, n तक जाना है। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, तो आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन था। ठीक है, आवेशों की निकाय के कारण विभव। ठीक है, तो ये आप रिवीजन करो, बहुत ही आसान था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर